हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री लिस्ट। आज हम लोग एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड सीरीज में डिस्कस करने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स, जो कि है आपका यूनिट 14 क्लास 12 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आप यहाँ देख सकते हैं बायोमोलिक्यूल्स, इसमें आपको बायो वर्ड इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ये आपको बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, यानी कि यहाँ आपको केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी भी देखने को मिलेगा। अब ऐसे स्टूडेंट जिनका बायोलॉजी पेपर है फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ, उनके लिए यहाँ पे कुछ चीजों को समझना आसान होगा, जबकि मैथमेटिक्स वालों के लिए कुछ वर्ड्स जो है कभी-कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए ऐसा ना हो, यानी कि जो भी वर्ड्स बायोलॉजी से रिलेटेड होगा उसे भी मैं साथ-साथ क्लियर करता जाऊं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, और मैं एनसीईआरटी के हर एक वर्ड को पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा, क्योंकि ये आप जानते हैं कि एनटीए ने जब से एग्जाम लेना स्टार्ट किया है क्वेश्चंस एकदम एनसीईआरटी से ही आ रहा है। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिविटी की, जैसे जैसा कि मैं डिस्कस करता हूं हमेशा। तो ऑब्जेक्टिविटी की बात करें तो इस आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, इस यूनिट को स्टडी करने के बाद हम लोग किसके लिए एबल हो जाएंगे? डिफाइन द बायोमोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, जिस एग्जांपल के लिए आपसे पूछा जाए, देखिए ऑब्जेक्टिविटी पढ़ने से भी कुछ चीजों का आइडिया हमें लग रहा है कि बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये सब एग्जांपल है। न्यूक्लिक एसिड ये बायोमोलिक्यूल्स हैं, तो इसे हम लोग डिफाइन कर लेंगे। देन आफ्टर हम लोग क्लासीफाई करेंगे किसको? कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन्स को, न्यूक्लिक एसिड को, विटामिन को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। ओके, इस चैप्टर में हमें स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डीप में पढ़ना है, तो चीजों को देखना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए के बारे में बायोलॉजी के स्टूडेंट ने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ जानेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रोल्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इन बायोसिस्टम। बायोसिस्टम यानी कि क्या? बायोलॉजी प्लस सिस्टम, यानी कि जितने भी एनिमल्स होते हैं उस उनका जो सिस्टम होता है पूरा बॉडी, जैसे हमारा क्या है बॉडी, ये हुआ बायोसिस्टम का पार्ट है। तो इसमें जो है बायोमोलिक्यूल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, रोल है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला वर्ड जो है ये आपको इसमें बायोलॉजी के दो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ज्यादा इसे डेप्थ में नहीं ले जाएंगे, सिंपल सा समझिए कि कह रहा है कि हमारा बायोमोलिक्यूल्स जो है इट इज द हार्मोनियस एंड सिंक्रोनस process of chemical reactions in the body which leads to life। ओके, ये क्या करता है? हमें बायोमोलिक्यूल्स आपको ये दो तरह का प्रोसेस करता है जो कि कनेक्टिविटी से रिलेटेड है, ठीक, हमारे और केमिकल रिएक्शंस होता है जो कि हमारे बॉडी में पाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं, रियल में हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। ये पार्ट पूरी तरह से इंट्रोडक्शन का है, तो चलिए इंट्रोडक्शन पार्ट को देखते हैं। ए लिविंग सिस्टम ग्रोज, सस्टेन, रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। हमारा जो लिविंग सिस्टम है, जैसे कि हम लोग लिविंग सिस्टम है तो क्या कहता है, ग्रोथ होता है इसमें। ओके, जैसे कि एक बच्चा है वो बड़ा होता जाता है, उसके बाद क्या करते हैं, सस्टेन करते हैं। जैसे कि आप देखिए जब हम लोग पूरा इन्वायरमेंट में रहते हैं, हम आसपास रहते हैं, तो डिफरेंट तरह का क्या होता है, प्रॉब्लम्स आता है, तो हमारा बॉडी इसको सस्टेन करता है। जैसे कि कहीं कट गया तो फिर से क्या होता है, वहां पे फिर से स्किन आ जाता है, डिफरेंट तरह की चीजें होती है। सस्टेन और रिप्रोड्यूस इटसेल्फ यानी रिप्रोडक्शन होता है। ओके, यानी कि एक इंसान से मतलब दो इंसान मिलकर के आप क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन को क्रिएट करते हैं। चलिए तो यहाँ क्या होता है, रिप्रोड्यूस होता है, ये हम लोग जानते हैं, सिंपल सी बात है। 9th 10th में भी हमने बायोलॉजी में इस पे डिस्कशन किया है, हम लोग पढ़ते आए हैं। चलिए बात करते हैं आगे। द मोस्ट अमेजिंग थिंग्स अबाउट द लिविंग सिस्टम इज that it is composed of non-living atoms and molecules। सबसे ज्यादा इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा कि हम लोग समझते क्या है कि जो हम लोग लिविंग थिंग्स हैं, ओके, ये पूरी तरह से लिविंग है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि हम लोग नॉन लिविंग थिंग से मिलकर बने हैं, यानी नॉन लिविंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हैं, जिसके जिसके बारे में हम लोग यहाँ बायोलॉजी बायोमोलिक्यूल्स में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ये कह रहा है कि लिविंग सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हम लोग नॉन लिविंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बने हैं। द परस्यूट ऑफ नॉलेज
of what goes on chemically within a living system falls in the domain of biochemistry. ओके, तो बायोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या स्टडी करते हैं कि पूरी तरह से लिविंग सिस्टम में किस तरह से हमारा वर्किंग होता है, केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं बायोकेमिस्ट्री में. Living systems are made of various complex biomolecules like carbohydrate, proteins, nucleic acid and lipids etc. ओके, तो आपको ये जो लिविंग सिस्टम है जैसे हमारा है फिर अदर एनिमल्स का है, ये क्या होता है आपको डिफरेंट तरह के कार्बोहाइड्रेट से मिलके बना होता है, प्रोटीन से मिलके बना होता है, न्यूक्लिक एसिड से मिलके बना होता है और साथ ही साथ लिपिड्स से भी मिलकर के बना है. और मेनली हमें इस चैप्टर में इन्हीं के बारे में पढ़ना है, जिसमें सबसे ज्यादा हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में. चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं. प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर फूड. ओके, तो हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये कुछ अननोन टर्म्स तो है नहीं. चलिए आगे बात करते हैं और डिस्कस करते हैं. These biomolecules interact with each other and constitute the molecular logic of life process. ये जो भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, हमें मॉलिकुलर लॉजिक हमारे लाइफ प्रोसेस में करते हैं. डिफरेंट तरह से वर्किंग होता है इन सभी क्या आपको कॉन्स्टिट्यूएंट का, आप जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं. इन एडिशन same simple molecules like vitamins and minerals salt also play an important role in the function of organism. ओके, तो इसी के साथ जैसे जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से जो है हमारा और क्या इंपॉर्टेंट है, आपका विटामिन्स मिनरल्स साल्ट्स, ये सब भी जो है क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म में. ठीक, चलिए आगे बात करते हैं. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सम ऑफ दीज बायोमोलिक्यूल्स आर डिस्कस इन दिस यूनिट. तो इस यूनिट में हम लोग क्या करने वाले हैं, इन्हीं खास बायोमोलिक्यूल्स के फंक्शन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. मेनली आपको स्ट्रक्चर इस पे हम लोग देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, जिसमें पहला हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट. मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का सबसे ज्यादा लंबा भाग जो है आपका कार्बोहाइड्रेट ही है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कार्बोहाइड्रेट आर प्राइमली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड फॉर्म ए वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ओके, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है क्या है, नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या है, लार्ज ग्रुप है, यानी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है जो कार्बोहाइड्रेट से बिलोंग्स करते हैं. सम कॉमन एग्जांपल आर कैन शुगर, आप जानते हैं ये प्लांट से मिलता है, ग्लूकोज, स्टार्च एटीसी. स्टार्च आप जानते हैं डिफरेंट अनाजों में पाया जाता है. ओके, तो स्टार्च शुगर से आप परिचित हैं, ग्लूकोज से परिचित हैं, तो ये सब किससे होता है, हमें मिलता है, प्लांट से मिलता है. और यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. तो आप ये जो हमारा बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है, तो इसे कह सकते हैं क्या कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है कि नहीं. मोस्ट ऑफ देम हैव ए जनरल फॉर्मूला CxH2O. अब यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि ये एक ओल्ड डिफिनेशन है. मैं बता दूं कि आपको जो है कार्बोहाइड्रेट का दो डिफिनेशन है, दो जनरेशन. एक ओल्ड डिफिनेशन है जो बोलता है कि जो भी CxH2O को सेटिस्फाइड करेगा वो कार्बोहाइड्रेट होगा. फॉर एग्जाम्पल C6H12O6. अब जरा इसे देख लीजिए, क्या हम इसे लिख सकते हैं, C6H2O6 के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं. तो ये हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है. तो इसी बात को यहाँ पे लिखाया गया. फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 फिट्स इनटू जनरल फॉर्मूला ऑफ C6H2O6. ओके, मैंने जो बात यहाँ आपको बताई वही यहाँ पे डिस्कस किया गया है. But all the compounds which fit into the formula may not be classified as carbohydrate. जैसे कि क्या, एसिटिक एसिड. अब एसिटिक एसिड को अगर लेने जाए तो ये भी CxH2O के फॉर्मूला को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है. बट आप जानते हैं ये क्या है, आपको एक एसिड है, ये कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है. जैसे कि देखते हैं, देखिए CH3COOH. अब देखिए इसमें कार्बन क्या है, 2. और आप अगर ले लें H2O, और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 3 और एक 4, 4 है, आप इसे 2 कर सकते हैं. तो क्या ये फॉर्मूला है, तो देख सकते हैं आप C2H2O
टू को ये सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। चलिए, बट इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट। ओके, सिमिलरली लेमनोज C6H12O5 is a carbohydrate but does not fit in the definition. ओके, ये जो CxH2OY था, तो क्या हो रहा था कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स थे जो कि इसको सेटिस्फाइड करते थे, पर वो रियल में कार्बोहाइड्रेट नहीं थे जब इसके प्रॉपर्टी को देखा गया। और कुछ ऐसे कंपाउंड हो गए जो कि आपको कार्बोहाइड्रेट थे, बट इसके आपको मतलब इस फॉर्मूला को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे थे। ये बात आपको ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड जो CxH2OY को सेटिस्फाइड करता है, बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और दूसरा रेमनोज जो है वो कहते हैं CxH2OY को सेटिस्फाइड नहीं करता है, बट ये एक कार्बोहाइड्रेट है। चलिए आगे बात करते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ देयर रिएक्शन हैव शोन दैट दे contain स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो यही बताया जा रहा है कि भैया ये जो है लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शन जो है कंटेन कर रहा था क्या, स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप कंटेन कर रहा है। तो वही बातें यहाँ पे ओवरऑल यही बताई जा रही है कि ये जो CxH2OY था ये ओल्ड डिफिनीशन था जो कि सेटिस्फाइड नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकली द कार्बोहाइड्रेट मे बी डिफाइन एज, अब ये एक मॉडर्न डिफिनीशन है, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये मॉडर्न लेटेस्ट डिफिनीशन है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। और यही अभी चल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो ऑप्टिकली एक्टिव, मैं जरा ऊपर कर लूं, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन और द कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि ले लेते हैं, ये देखिए ग्लूकोज COHCHCHOH, यदि इस तरह से आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं, तो इसमें क्या है, आपको बहुत सारे OH ग्रुप दिख रहे हैं। तो पॉलीहाइड्रोक्सी है, दूसरा बात क्या है, देखिए अल्डिहाइड है। आप ग्लूकोज में देखते हैं तो अल्डिहाइड है, फ्रक्टोज में देखने जाते हैं तो क्या है, कीटोन है। पॉलीहाइड्रोक्सी, ओके, यानी एक से ज्यादा मतलब बहुत सारे OH ग्रुप हैं। ओके, एक दो से ज्यादा OH ग्रुप होंगे। और दूसरे अल्डिहाइड और कीटोन। और दूसरी बात क्या, ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे कायरल कार्बन्स आपको दिखाई देंगे और ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, आपको कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। और दूसरा बात बता रहा है कि अगर ऐसा नहीं दिखाई दे, यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कीटोन नहीं दिखाई दे आपको, और या वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हो, देखिए तीन कंडीशन है क्या, आपका पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए, दूसरा क्या, एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए, और तीसरा क्या, ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन अगर उसका हम हाइड्रोलाइसिस करें और उसके बाद वो उस कंडीशन को फॉलो करने लगे, तब भी वो कार्बोहाइड्रेट में गिना जाएगा। ओके, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कार्बोहाइड्रेट का नया डिफिनीशन क्या कहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच आर स्वीट इन टेस्ट इस आर कॉल्ड सुगर। अब यहां पे एक टर्म्स जिसका सेंटेंस थोड़ा ऊपर रह गया, यहां ध्यान दीजिएगा। सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर स्वीट इन टेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड सुगर। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। सुगर किसे कहते हैं, सुगर का डिफिनीशन क्या कहता है, बायोमोलिक्यूल्स, कि जो कार्बोहाइड्रेट स्वीट इन टेस्ट होगा उसे हम लोग सुगर कहेंगे। द मोस्ट कॉमन सुगर यूज इन आवर होम इज नेम्ड एज सुक्रोज। हम लोग जो यूज करते हैं C12H22O11, बचपन में हम कहते हैं सुगर का फॉर्मूला है, लेकिन ये क्या है, सुक्रोज। अगर आप इसे डेप्थ में जानेंगे, डिस्कस करेंगे, तो सुक्रोज है। ओके, द सुगर प्रेजेंट इन मिल्क इज नॉन एज लैक्टोज। आपको जो मिल्क में शुगर प्रेजेंट पाया जाता है इसे लैक्टोज कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सैकराइड्स। अब ये बात आपको ध्यान देना है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग ऑल्सो क्या कहते हैं, सैकराइड्स कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब क्या होता है, सुगर। ओके, चलिए अब आगे आगे स्टार्ट बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ओके, यहां तक आपका टर्म्स पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, मैं ये आशा करता हूं। चलिए, कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड on the basis of their behavior on hydrolysis. They have been broadly divided into following three groups. Okay, यानी कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रोलाइसिस के आधार पे थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है।
पहला कौन है? मोनोसैकेराइड्स, दूसरा क्या है? ओलिगोसैकेराइड्स और तीसरा क्या है? पॉलीसैकेराइड्स। अब देखिए जब हम लोग क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हो सकता है कि वो टुकड़ों में यानी कि पार्ट में डिवाइड हो जाए, यूनिट्स में डिवाइड हो जाए या हो सकता है नहीं भी हो, ओके? तो इसके आधार पे जो है हम लोग 3 पार्ट्स पढ़ते हैं। पहला मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो डिवाइडेड नहीं होते हैं। आप यहाँ पढ़ सकते हैं a carbohydrates that cannot be hydrolyzed further to give simpler unit of polyhydroxy aldehyde और ketone is called monosaccharides। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कि आपको फर्दर हाइड्रोलाइसिस होने के बाद एक से ज्यादा यूनिट में डिवाइड नहीं होगा पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन का, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मोनोसैकेराइड्स। एग्जांपल्स आप जरूर ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज इटीसी। ओके, बोर्ड्स में तो बहुत ज्यादा पूछ दिया जाता है कि भैया बताइए किसमें से कौन सा मोनोसैकेराइड्स है। और यहाँ एक खास बात, अबाउट 20 मोनोसैकेराइड्स आर नॉन टू अकर इन नेचर। 20 मोनोसैकेराइड्स हैं जो नेचर में पाए जाते हैं। तो आप मोनोसैकेराइड्स समझ चुके हैं कि जिसको आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये सिंपलर यूनिट में टूटेगा नहीं, यानी कि एक से ज्यादा पार्ट में टूटेगा नहीं। नेक्स्ट, ओलिगोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स दैट 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट, यानी कि ऐसा ओलिगोसैकेराइड्स से कहते हैं। देखिए मोनोसैकेराइड्स जो कि इसका एकमात्र यूनिट होता है ये टूटेगा नहीं। अब 2 से 10 आ जाइए, ओके, जो 2 से 10 यूनिट में टूट सकता है आफ्टर हाइड्रोलाइसिस उसे क्या कहेंगे हम लोग? ओलिगोसैकेराइड्स। यहाँ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस। जिसका हाइड्रोलाइसिस करें 2 से लेके 10 तक यूनिट में टूट सकता है, आर कॉल्ड oligosaccharides. They are further classified as disaccharides, trisaccharides, tetrasaccharides etc. यानी अगर 2 बना तो डाई, 3 यूनिट बना तो टेट्रा, ट्राई, 4 बना तो क्या? टेट्रा। इस तरह से आप इसे फर्दर क्लासीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन कॉमनली इसे क्या कहते हैं हम लोग? oligosaccharides करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स दे प्रोवाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस अमॉन्ग्स These the most common are disaccharides। आपको ध्यान रखना है जनरली ये डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स अगर हम कहें तो जनरली इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं? डाइसैकेराइड्स। ट्राइसैकेराइड्स वगैरह सब जो है या फिर वहां डेकासैकेराइड्स तक बहुत कम देखने को मिलता है। The two monosaccharides units obtained on hydrolysis of a disaccharides may be same or different। अब यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए कोई आपको क्या है? डाइसैकेराइड्स है, यानी कि एक कार्बोहाइड्रेट है, उसे आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे और 2 बनेगा, तो दोनों हो सकता है सेम भी हो और हो सकता है दोनों क्या हो? डिफरेंट भी हो। चलिए आगे एग्जांपल की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स 1 मॉलिक्यूल्स each of glucose and fructose where maltose gives 2 molecules of glucose only। अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दे रहा हूं कि यदि आप सुक्रोज को अगर हम लोग कहते हैं हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये देता है क्या? ग्लूकोज और क्या? फ्रक्टोज देता है। आप जानते हैं दोनों का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, लेकिन आगे हम लोग बात करेंगे एक में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है तो दूसरा में क्या होता है? कीटोन होता है। जबकि अगर हम लोग माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वो क्या देगा? वनली एंड वनली ग्लूकोज देगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं और बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। ठीक, तो पॉलीसैकेराइड्स की अगर हम बात करने के लिए जाते हैं तो पॉलीसैकेराइड्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स विच a large number of monosaccharides units on hydrolysis are called polysaccharides। यानी कि आप जनरली समझ लीजिए 10 से ज्यादा जो यूनिट देगा वो क्या कहलाएगा? आपका पॉलीसैकेराइड्स। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, मोनोसैकेराइड्स वो जो जिसका ओनली 1 यूनिट है जो टूटेगा नहीं। डाई, आप उसके बाद आता है ओलिगोसैकेराइड्स, डाई से लेके डेका तक, ओके, ओलिगोसैकेराइड्स और 10 से ज्यादा तो क्या कहलाता है? आपका पॉलीसैकेराइड्स कहलाता है। अब सम कॉमन एग्जांपल आर स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, गम्स etc। अब मैं बार बार बोल रहा हूं, एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, हिंस दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन सुगर। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सुगर, इज आल्सो नॉन एज नॉन सुगर, तो आपको ध्यान देना है पॉलीसैकेराइड्स को नॉन सुगर कहते हैं।
The carbohydrates may also classified as either reducing or non-reducing sugar। आप कार्बोहाइड्रेट्स को रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में भी क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई करते हैं। ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच रिड्यूस फीलिंग्स एंड टॉलेंस रिएजेंट आर रिफर्ड एज रिड्यूसिंग शुगर। आप इसके बारे में जो है टॉलेंस रिएजेंट और इसके बारे में जो है आप ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किए होंगे। जो इस दोनों आपको रिएजेंट को क्या कर सके, रिड्यूस कर देगा, वो कहलाएगा आपका रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ऑल मोनोसैकेराइड्स एल्डोज और कीटोज आर रिड्यूसिंग शुगर। इसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछेगा, कोई भी ऑप्शन दे सकता है या डिफरेंट तरह से आपको जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कि आपको ध्यान रखना होगा जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं, एल्डोज और कीटोज, वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। यानी कि वो इस दोनों आपको रिएजेंट को क्या कर देगा, आपको रिड्यूस कर सकता है। ओके, नेक्स्ट, इन डाइसैकेराइड्स इफ द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड्स दैट इज एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप आर बॉन्डेड, दीज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ओके, ये कहलाते हैं आपको नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। अगर आपको क्या होगा, रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड्स क्या हो जाए, आपको बॉन्डेड हो जाए। ओके, यानी कि ऐसे ग्रुप जो रिडक्शन में पार्टिसिपेट होंगे, वो अगर बॉन्डेड होंगे तो इस सिचुएशन में क्या कहलाएगा, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल सुक्रोज, आप सुक्रोज का आगे मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा, तो वहां आपको बताऊंगा क्यों वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाता है, कैसे उसमें जो है जो रिड्यूसिंग ग्रुप है वो बॉन्डेड हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, सुगर इन विच these function groups are free are called reducing sugar, for example maltose and lactose। यानी कि यहाँ पे भी अगर डाइसैकेराइड्स की बात करें, देखिए ये तो पहला था किस में, मोनोसैकेराइड्स के बारे में, और हम डाइसैकेराइड्स के बारे में बात करने के लिए जाते हैं, तो इस सिचुएशंस में कैसे हम लोग बताएंगे कि कौन सा रिड्यूसिंग शुगर, कौन सा नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग शुगर वो होगा जिसका रिड्यूसिंग ग्रुप क्या होगा, बॉन्डेड नहीं होगा, जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर वो होगा जिसका रिड्यूसिंग ग्रुप बॉन्डेड हो गया। रिड्यूसिंग ग्रुप बॉन्डेड होगा तो वो रिड्यूस होगा नहीं, तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा। चलिए अब एक एक करके हम लोग पहले मोनोसैकेराइड्स के बारे में स्टडी स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपका यहाँ तक का पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो मोनोसैकेराइड्स आर फर्दर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देम। ओके, if a monosaccharides contain the an aldehyde group, it is known as aldose, and if it contains a ketose group, it is known as ketose। आप जानिए, एक बात दिमाग में डाल दीजिए, अल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करेगा तो क्या कहलाएगा, अल्डोज, और कीटोन ग्रुप करेगा तो क्या, कीटोज। जैसे कि मैं बात करूं आपको ग्लूकोज, तो ग्लूकोज क्या है, अल्डोज है, आगे स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, और फ्रक्टोज क्या है, वो कीटोज है। चलिए, और उसके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स containing the monosaccharides is also introduced in the name as is evident from an example given in table। ओके, तो अल्डोज कीटो समझ गए। अब इसके आगे जितना नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होगा वो लग जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 3 कार्बन, तो इसे ट्राइओस कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या होगा, अल्डो ट्रायोस। अल्डो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अल्डिहाइड ग्रुप है इसका का मोनोसैकेराइड्स का, और आपको ट्राई किसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें 3 कार्बन है, और ओज रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या है, आपको मोनोसैकेराइड्स है। ओके, इसी तरह से आप देख सकते हैं टेट्रा, अल्डो टेट्राओस, अल्डो फिर पेंटोस, फिर यहाँ क्या कीटो ट्रायोस। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे देखिए कीटो, उसके बाद क्या है ट्राइओस। कीटो रिप्रेजेंट कर रहा है कीटोनिक ग्रुप को, ठीक, ट्राई यानी कि नंबर ऑफ कार्बन, और ओज की मोनोसैकेराइड्स है। ओके, इस तरह से आप इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। जैसे ग्लूकोज के बारे में हम लोग बात करें, ठीक, तो ग्लूकोज में क्या होता है, C6H12O6। हम लोग जानते हैं ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O6। तो C6H12O6 को हम लोग क्या कहेंगे, और अल्डिहाइड ग्रुप होता है, आगे हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। तो अल्डो, और 6 कार्बन है तो हेक्सोज। और वही अगर हम ग्लूकोज की जगह फ्रक्टोज को देखने जाएं, फॉर्मूला इसका भी C6H12O6 ही होता है, लेकिन उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम लोग कीटो हेक्सोज। देखिए दोनों में क्या है, हेक्स यानी कि 6 के 6 कार्बन है, आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें आपको फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है, और इसमें क्या है, कीटोन है। ये क्या है हमारा ग्लूकोज।
ओके, और ये क्या है, फ्रक्टोज। आगे मैं दोनों का स्ट्रक्चर बताऊंगा तो आपको आसानी से दिमाग में आ जाएगा। थोड़ा पेशेंस के साथ चीजों को देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा फर्दर। ठीक, तो अब सबसे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है, ग्लूकोज के बारे में पढ़ना है। पहला मोनोसेक्राइड जिसके बारे में हमें स्टडी करना है, ग्लूकोज। उसके बाद हम लोग इसके प्रिपरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया था ना, इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे, और उसके बाद हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टी पर भी डिस्कशन करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिएक्शन करेगा डिफरेंट चीजों से तो क्या होगा, मैं आसानी से आपको बताऊंगा। एकदम शॉर्ट तरीका में बताऊंगा कि कैसे आप जो है किसी वहां पे अगर आपको कंपाउंड होगा तो आप कैसे प्रोडक्ट बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप चीजों को कर पाएंगे। डी एंड एल फॉर्म पढ़ना है तो बहुत सारी चीजों को पढ़ना है। ये सेशन बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन मैं 30 मिनट्स एवरेज लेके चल रहा हूँ, तो आज का सेशन यहीं तक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें। ठीक, और किसी भी तरह की शिकायत के लिए कमेंट बॉक्स अवेलेबल है। और यदि आप पहली बार इस चैनल पर ये लेक्चर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है, और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।